ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। और अब मैं जो आज बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब ये लंबे समय तक रहने वाली जो ग्रह स्थिति होती है वो आपके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करती है। ये है केतु ने अपना नक्षत्र बदल लिया है। अगर ट्रू नोट के हिसाब से देखें तो ये 7 फरवरी से इनका परिवर्तन हो चुका है नक्षत्र का। अभी ये चित्रा नक्षत्र में 26 जून से चल रहे थे। कन्या राशि है, राशि तो नहीं बदली है लेकिन नक्षत्र इन्होंने ट्रू नोट से बदल लिया है। अगर आप मीन नोट से देखते हैं तो ये 4 मार्च से रहेगा। तो आप ऐसे मान के चलिए तो फरवरी से लेके और दिसंबर तक, 2 दिसंबर तक का समय जो है वो एक ही नक्षत्र में रहने वाला है, क्योंकि एक मतलब नक्षत्र जो है लगभग 8 दिन रहते हैं। तो अगर उससे भी आपको अनुमान लगा लेना चाहिए। और ये आप चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र था, अब दूसरा नक्षत्र जो अभी बदलने वाला है वो हस्त नक्षत्र है। ये चंद्रमा का नक्षत्र है। तो पहले मंगल के जैसे इसके ऊपर प्रभाव आ रहे थे, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। राहु केतु इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिस राशि या जिन नक्षत्र के साथ ये गोचर करते हैं या बैठते हैं उसके गुण धर्म अपनाने में बहुत माहिर होते हैं। तो अब केतु को ऐसा मानते हैं कि ये केतु आपके जो छाया ग्रह हैं उनका नीचे का धड़ है। मतलब अगर केतु का अलग से अगर आपको विवेचना करनी है तो थोड़ा इसको लिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि अब क्या प्रभाव होगा जब केतु अपना नक्षत्र बदल लेंगे। अभी मंगल के साथ थे तो मंगल के समान गुणधर्म अपना लिए थे। अभी ये चंद्रमा वाले नक्षत्र में है जो कि हस्त नक्षत्र है, तो उस तरह के गुणधर्म अपना लेंगे। और राहु और केतु आपको मालूम होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इनकी छाया मतलब उसमें रहता है। अब उसका भी अभी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि मार्च में ये ग्रहण भी पड़ने वाला है होली के समय। उसका आपको अलग से देखना होगा। इस समय ये कुछ चीज़ों की प्रधानता जैसी थी, जैसे अभी ये कन्या राशि में तो बुध का जैसा था वैसे ही प्रभाव रहने वाला है। अब जो ये चंद्रमा के उसमें आ जाएंगे नक्षत्र में तो थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव हो जाएगा। और अगर दृष्टि के से देखें तो अभी जैसे राहु की दृष्टि इन पे पड़ रही थी वैसे ही पड़ने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हस्त नक्षत्र क्या है, देवगण है और भैंसा इसका दर्शाता है, भैंसे की योनि जिसको कह सकते हैं। और इनके जो है वो सिंबल जो है वो 3 होते हैं। जैसे एक तो बंद मुट्ठी, एक खुली मुट्ठी और एक जो अपना कुम्हार जो चक्र चलाता है वो जिससे कि मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं, वो 3 तरह से इसको देखा जाता है। इन सब का बहुत ज़्यादा संकेत होता है। आपको मालूम होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो बंद मुट्ठी होकर जब होता है, जब आदमी अंत में जब वो जाता है तो वो खुले हाथ होके जाता है। और जहाँ तक है चक्र वाली बात है जिससे कि कुम्हार अपना कुल्हड़ या कुछ बनाता है वो अपने काल चक्र को दर्शाता है। और ये इसका बहुत अच्छे से मैंने अलग से हस्त नक्षत्र पर वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। और राहु क्या है, इसके पास मस्तिष्क होता है। केतु क्या है, केतु के पास मस्तिष्क नहीं होता है। तो अब हमारे मतलब शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, तो उसमें मस्तिष्क का ऊपर का हिस्सा है उसमें राहु के उसमें आ जाता है। तो उसके पास मतलब मस्तिष्क के साथ साथ जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका पूरा वर्चस्व रहता है। लेकिन केतु इसके विपरीत है। केतु नीचे धड़ का है, मतलब नीचे जो वाला हिस्सा होता है उसके पास केवल स्पर्श की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मतलब 4 ज्ञानेंद्रियां जो है वो राहु के पास और एक जो है शेष वो स्पर्श की जो ज्ञानेंद्रियां है वो राहु को मिली हुई है। तो एक अगर ये एक्शन में इसलिए इसको ज्यादा विश्वास करता है। कुछ कुछ ऐसे भी लोगों का मानना है कि मंगल की तरह गुणधर्म होते हैं इनकी स्वभावता। और अभी जब ये अपनी राशि बदल लेंगे तो फिर चंद्रमा का भी प्रभाव इन पर देखा जाएगा। छाया ग्रह हैं इसलिए बुध का, चंद्रमा का, इस सब का प्रभाव अगर देखें तो आपको काफी कुछ अंतर निश्चित रूप से महसूस होगा। अगर आपकी राहु की या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है आपको ज्यादा प्रभाव होगा। अब आपका कोई भी ग्रह है जैसे कि सूर्य है या चंद्रमा है वो तो आपको पता ही होगा, ये आपकी लग्न है, ये भी हस्त नक्षत्र में है उसमें, उससे भी आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। अब इनका कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इनके पास दृष्टि नहीं होती है। कुछ का मानना ऐसा होता है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी तरह की दृष्टि अपना लेते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके ऊपर कितना प्रभाव होगा
ये स्फोटक स्थिति का निर्माण इस समय होगा। न्यूमरोलॉजी में अगर केतु को देखा जाए, मैंने उसके बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, 7 नंबर को डिनोट करता है। केतु मोक्ष का नक्षत्र है, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं। राहु क्या है, सांसारिक दुनिया में धकेलता है, और राहु छाया मतलब मायावी है, और केतु जो है सपाट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो काम करना है करो, क्विक रिजल्ट भी देने वालों में से माना जाता है। ये नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों की दुनिया का 13वां नक्षत्र है, जो कि लोगों को मतलब थोड़ा सा इसके प्रति एक अंधविश्वास सा है, या ऐसा मानते हैं लोग कि 13 नंबर अनलकी होता है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो 13 और 7 का एक सम्मिश्रण इस समय रहने वाला है। केतु हमेशा क्या है, परिवर्तन दर्शाता है, तो चेंज ऑफ प्लेस, या आपका मूड चेंज होगा, या आपका जीवन की कुछ ऐसे डायरेक्शन आपने पहले से सुनिश्चित किए थे, इस समय इसमें सपोर्ट करने वाला है। ये केतु एक मतलब ऐसा छाया ग्रह है जो कि आपको सांसारिक दुनिया से दूर ले जाके और एक ऐसी स्थिति में आपको, जैसे अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या ऑकल्ट साइंस मतलब तांत्रिक विद्या, तांत्रिक हैं, उसमें आपको उपलब्धियां दे सकता है। केवल एक केतु ही ऐसा ऐसा ग्रह, छाया ग्रह है, जो मुक्ति मोक्ष के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए ये समय वरदान सिद्ध हो सकता है। केतु के लिए बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। हमारे मतलब पास जो है वो 6 ऐसे दोष होते हैं जो हमें मुक्ति मोक्ष से रोकते हैं। षष्ठ दोष जिसको कहते हैं, उससे भी ये मुक्ति दिलाता है, जबकि राहु इसके विपरीत है। तो आपको अगर इस समय राहु ने अगर आप कुछ नहीं दिया है, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके ऊपर राहु का ज़्यादा प्रभाव था, आपको बहुत सारी उपलब्धियां राहु द्वारा मिली हुई थी, तो अब आप केतु उसको क्या कर, उससे आपको सेपरेट कर सकता है। और अगर आपको राहु ने मतलब उपलब्धियां नहीं दी थी जो सांसारिक होती हैं, तो फिर केतु जो है आपको अपार सफलता देने वाला है। केतु के लिए केतु खराब ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है, और राक्षस प्रवृत्ति के होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा अध्यात्म का और सात्विकता का ग्रह है। और इसमें जो इसका जो सिंबल है काल चक्र, उसको दर्शाता है कि मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे, आपकी अगर लोगों के प्रति सोच अच्छी होगी, तो आपको ये देने में कहीं से भी कंजूसी नहीं करते हैं। जहाँ तक है, कुछ रहस्यमय बीमारियों के भी ज्ञाता होते हैं, और वात पित्त कफ हमारे शरीर में हमेशा ही आपको पता ही होगा कि 5 तत्व, और ये जो वात पित्त कफ जो है उनको अगर दृष्टि से देखें तो ये वायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे शरीर में जो वायु जनित रोग हैं उसका भी निर्माण हो सकता है, जैसे पेट के रोग हैं, और ऐसे रोग जो कि हमें समझ में नहीं आते, रहस्यमय बीमारी के रूप में है। राहु केतु का ये इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये स्थिति लगभग 18 वर्ष बाद आती है। आप पिछली बार ये 18 वर्ष पहले ये स्थिति का निर्माण हुआ होगा। रिसर्च से जुड़ी है, बहुत फायदा होगा। इसको एक वरदान और मिला हुआ है केतु को, हीलिंग पावर के लिए। केतु और श्रवण नक्षत्र मिलके आपकी हीलिंग पावर, जैसे अगर आप इसे डॉक्टर हैं या साइकेट्री, इस तरह से, और जो हीलिंग पावर अगर आपके पास पहले से ही है या आपकी उसमें रुचि है, तो उसमें भी वृद्धि होगी। अध्यात्म की दुनिया के लिए तो है ये, और सेवा भाव में रुचि उत्पन्न करते हैं। एक नई ग्रोथ के साथ जीवन का अध्याय आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये मन और बुद्धि का बहुत अच्छा सम्मिश्रण है, या दोनों मिला के जो है आपको बहुत सी परेशानियों से अलग कर सकते हैं। हमारे ऐसे सुख जो भोगों से मतलब ऐसे रोग जैसे कह सकते हैं कि जो भोगों से उत्पन्न हुए थे, उससे मुक्ति दिलाने का समय है ये। अगर आप रुचि अध्यात्म में, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, हाथ से काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हाथों का बहुत ज़्यादा यहाँ महत्व है। केतु के साथ अगर जोड़ के, ऐसे लोग जो कि लेबर क्लास हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल मतलब बिल्डिंग बनाते हैं या हाथ से कोई काम करते हैं, उसमें टेक्निकल फील्ड भी आ जाती है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर है उसको हाथ से ही तो ऑपरेट किया जाता है, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई भी ग्रह हस्त नक्षत्र में पड़ा हुआ है
फिर आपके लिए गेन हो सकता है। लेकिन उदर रोगों में, वायु जनित रोगों से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और अगर आपका बुध खराब है तो आपको फिर उसके लिए पिछला वीडियो देखना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। इस समय लोगों का झूठा और फर्जी बाड़ा जो होगा वो ओपन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय शनि भी बहुत प्रबल अवस्था में है। इस मतलब पिछला आपका लेना देना जो है वो बैलेंस हो जाएगा। राहु केतु को पूर्व जन्म से ही मिला के देखा जाता है। प्रत्येक राशि में आपको पता होगा कि अलग अलग फल हो सकते हैं। एक राशि में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं, तो उस नक्षत्र के हिसाब से अगर देखें तो हर एक राशि को मिला जुला रहने वाला है। अब इसमें मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कर्क राशि तक, अब इसमें जो बताने वाली हूँ वो है सिंह राशि से। तो सिंह राशि में जो जो नक्षत्र आते हैं उनसे मिला के देखना होगा। सिंह राशि वैसे तो सूर्य की राशि है। आपका ये जो गोचर चल रहा है केतु का, सेकंड भाव में गोचर चल रहा है। और अगर आपका जन्म सिंह राशि और मगा नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए ये मित्र तारा है। जब मित्र तारा में आता है कोई भी परिवर्तन तो आपके लिए बहुत अच्छा है। धनागमन होगा, सेकंड भाव के जितने भी आपके कारक तत्व थे उसमें वृद्धि होगी, जैसे धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ होगा। आपके थोड़ा सा आपके खाने पीने की आदतों को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ से रहस्यमय बीमारी भी दे सकते हैं। पिता का सहयोग होगा। और अगर इसके विपरीत आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी में हुआ है, आपके लिए फिर ये थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि ये विपत तारा में आता है। तो विपत का मतलब आपको पता ही हुआ, परेशानी और रुकावटें, व्यवधान। तो विपत तारा अच्छा नहीं मानते हैं। इसमें इसके विपरीत होगा, धनहानि हो सकती है। अगर आपको कोई जॉब में परेशानी थी, हो सकता है इस समय जॉब से भी हाथ धोना पड़े। आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, झुंझलाहट जिसको कहते हैं, कर्कश जिसको कह सकते हैं भाषा। तो आपको वाणी पे नियंत्रण करना होगा। आप खाने पीने की आदतों में भी सुधार करना पड़ेगा। वो दोनों ही, कोई भी नक्षत्र होगा उस सब में इस खाने पीने के लिए उकसाते हैं। ऐसे जो ग्रह होते हैं वो जैसे फास्ट फूड है या कुछ तीखी चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगी, उस पर आपको मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। चोट चपेट दुर्घटना, क्योंकि सेकंड भाव से एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पे। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। गुप्त शत्रुओं से भी परेशानी हो सकती है। ये पूरा फाल्गुनी के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा एक और नक्षत्र आता है इसमें, उत्तरा फाल्गुनी। ये संपत नक्षत्र में आता है, ये काफ़ी अच्छा है। आपको लाभदायक स्थितियों में आपको डालेंगे, मतलब एक्सीलेंट है ऐसे कह सकते हैं। संपत्ति का लाभ, लंबे समय से जो काम आपके रुके हुए थे, धन से, मान से, सम्मान से, परिवार का भी माना जाता है। तो परिवार में शुभ मांगलिक कार्य, परिवार का सहयोग होगा। और अगर आपका कोई ऐसा संबंध बिगड़ रहा था जो सुधारने की आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, उस संबंधों में भी सुधार होगा। और आपके परिवार में हो सकता है इस दौरान कोई नए सदस्य भी जुड़ जाए। छप्पर फाड़ के धन, मान, सम्मान और परिवार का साथ रहेगा। तो इस तरह से अगर नक्षत्रों के हिसाब से देखना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अशुभ है, मिला जुला रहने वाला है आपके लिए। अब अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। आपके ही उसमें चल रहे हैं, ये तो लग्न में ही चल रहे हैं। तो आपके लिए अगर आपका जन्म तारा उत्तरा फाल्गुनी है तो भी आपको थोड़ी सी परेशानी कम होगी, क्योंकि ये भी संपत तारा में आ जाता है और आपके लग्न में है। तो आपके लिए वाणी में प्रखरता, आपका मतलब जो बौद्धिक विकास है या बौद्धिक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। एक अच्छा परिवर्तन है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। वाणी में इतना ज़्यादा आपका सम्मोहन हो जाएगा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अगर कहीं मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाणी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपार सफलता मिलेगी आपके लिए। आपको थोड़ी अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप जॉब लिए कोशिश कर रहे थे तो आप अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। संतान और शिक्षा के लिए भी श्रेष्ठ समय है। और आपके गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे आपको बहुत सारा धन, मान, सम्मान मिलने वाला है। आपके लिए उत्तरा फाल्गुनी के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संपत तारा है। उसके बाद जो इसमें कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में, जैसे मैंने बताया, अभी प्रवेश कर ही रहे हैं। तो आपके लग्न में है
आपको बहुत अच्छा, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ और शत्रुओं की तरफ से परेशानी हो सकती है, अन्यथा बाकी चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं और आपका मन अगर कहीं से किसी भी तरह से परेशानी से, मतलब स्ट्रेस था जिसको कह सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस, ये समाप्त हो जाएगा। आपके जो शत्रु हैं वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। हालाँकि चंद्रमा और बुध दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूँकि आपका लग्न का है ये सवाल, इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों से आपको राहत मिलने वाली है। आपको कुछ चीज़ों का, जैसे हेल्थ का ध्यान रखना होगा और संबंधों पे आपको भी काम करना चाहिए। संबंध बिगड़ सकते हैं। अब आप जब ये लग्न में है तो एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके सप्तम भाव पे। विशिष्टों से, स्पाउस से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वहाँ अपनी बॉडी पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, आपके लिए फिर समय ठीक ठाक रहेगा। अब उसके बाद इसमें और जो एक और नक्षत्र आता है वो चित्रा नक्षत्र है। ये इसमें अति मित्र है। तो अति मित्र का मतलब यही होता है आपको कि हद से ज़्यादा शुभता मिलने वाली है। मतलब जैसे आपकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी इस दौरान, क्योंकि लग्न में ही है ये। आपका अगर मित्र आपके अगर कोई बिछड़े हुए थे तो नए मित्र भी बन सकते हैं और पुराने मित्रों से मेल मिलाप होगा। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका व्यापार हो, उसमें उन्नति होगी, या आप विदेश के लिए जा भी सकते हैं, या विदेशी कोई कार्य अगर अटका हुआ था, कोशिश करेंगे तो ये आपको इस समय उसमें सफलता मिलेगी। हेल्थ की वजह से कोई परेशानी थी तो हेल्थ में भी सुधार होगा। अगर कोई आपका कोई कॉम्पिटिशन था इस दौरान आप फेस कर रहे थे, उसके लिए सक्सेस आपके लिए निश्चित रूप से इसमें मिलने वाली है। तो चित्रा नक्षत्र अति मित्र है। हस्त नक्षत्र से थोड़ी सी आपको कम शुभता मिलेगी, लेकिन परेशानी नहीं होगी। जबकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए टोटली सब नक्षत्रों को मिला के देखें तो अच्छा है ये समय। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि की स्वामी राशि शुक्र है। आपके 12th भाव में एक गोचर हो रहा है। अगर आपका तुला राशि चित्रा नक्षत्र है तो ये भी अति मित्र हुआ। चित्रा नक्षत्र दो राशियों को कवर करता है। कुछ हिस्सा इसमें आता है तुला राशि में और कुछ कन्या राशि में। तो इस तरह से अति मित्र में है तो आपका 12th भाव से संबंधित, जैसे अध्यात्म में आपके लिए विशेष उपलब्धियों का समय है ये। अगर आपको पहले रुचि नहीं थी, इस समय हो सकता है इस दौरान आपको अध्यात्म की तरह झुकाव हो जाए और एक जागृति जिसको कह सकते हैं आपके मन में उत्पन्न होगी, और हो सकता है विरक्ति भी इस समय हो जाए, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आप विरक्ति की ओर जा रहे हैं और पहले से आपके जैसे मेडिटेशन करते थे या सामाजिक कार्य करता थे, उसमें आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे या जॉब कर रहे थे या विदेशी कोई भी कार्य था, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। आपका जो बेडरूम प्लेजर है उसमें भी कमी होगी। जब डिटैचमेंट होता है तो आदमी का मोह भंग होता है, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि आप अभी तक जो काम कर रहे थे उसके सुधार की जरूरत है। तो इसलिए आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। और घर में कोई मांगलिक कार्य होगा उस पे व्यय होगा। आप चाहें तो इस दौरान ऐसे कामों पे व्यय कर सकते हैं जो आपको भविष्य निर्माण में काम आ सकते हैं। आपके लिए समय फिर अच्छा है तुला राशि वालों के लिए। उसके बाद स्वाति नक्षत्र का जन्म है तुला राशि में अगर है तो आपका मित्र तारा कहलाएगा। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा ही है, क्योंकि 12th भाव में है। तो विदेशों से हर जगह मान के चलिए, विदेशों से कुछ कुछ अच्छी सूचना आपको मिलेगी। अगर आप जाना चाह रहे थे या विदेश में रह रहे थे, सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए समय, शत्रु जो है वो इस समय जरूर आपको थोड़ा परेशान करेंगे। ये सभी नक्षत्रों पे तुला राशि वालों में, क्योंकि एक जो इनकी दृष्टि 6 भाव पे पड़ेगी, तो शत्रु सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे आपका। थोड़ा सा आपको बचाव करना पड़ेगा चोट चपेट दुर्घटना से। एक आपके जीवन में कुछ 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 क्षेत्र में मतलब अपोजिट नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी से आपको सामना करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो नेगेटिव एनर्जी आपको क्या है, ईगोस्टिक बना सकती है, इससे आपको हानि होगी। तो आप ईगोस्टिक ना बने, और जो नेगेटिविटी आपके अंदर इस समय ये डालते हैं, अगर
क्योंकि अगर और चीज़ें आपके फेवर में हुई तो फिर इसमें आपको कोई दो मत नहीं है कि लाभ भी ये बहुत सारा देने वाले हैं, धन लाभ देने वाले हैं। आपके अगर स्पाउस से संबंध खराब हो रहे थे, इस समय कोशिश करेंगे तो उसमें मधुरता आएगी, क्योंकि 12th भाव है तो आपको अगर अपने सैय्यद सुख की पहले से कहीं कोई कमी थी, इस समय कोशिश करें, उसमें वृद्धि हो सकती है। आपके लिए भी समय ठीक ठाक है, बस ईगो को त्यागना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर विशाखा नक्षत्र है और तुला राशि है, आपके लिए बद आ रहा है, आपके लिए समय अच्छा नहीं है। 12th भाव से संबंधित जो भी परेशानी है उसमें आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, जैसे पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, स्वयं की भी हेल्थ में परेशानी हो सकती है। आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने जो भी कोई अगर है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, उपचार कराएं, उसको गंभीरता से लें, उसको मतलब इग्नोर ना करें, विशेष तौर से पेट के रोग। ठीक इसी तरह से रिलेशनशिप में भी ये परेशानी दे सकते हैं। वो रिलेशन आपके स्पाउस के हो सकते हैं, पिता के हो सकते, माता के, या समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी से आपका मन खिन्न हो सकता है, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, थोड़ी सी अप्रिय घटनाएं इस दौरान होगी आपके जीवन में। अगर आप इस नक्षत्र के, विशाखा नक्षत्र के हैं और तुला राशि के हैं, हर क्षेत्र में आपको टेक केयर की आवश्यकता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तुला राशि पर शनि बहुत मेहरबान होते हैं, तो शनि की शुभता मिल रही है तो आपका बचाव भी होगा। इसलिए फिर भी मैं लास्ट में रेमेडी बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 11th भाव में गोचर हो रहा है, और 11th भाव में वैसे भी हर ग्रह, हर नक्षत्र उतने खराब परिणाम नहीं देता है। आप पे वैसे भी ढैया भी चल रहा है इस समय, 11th भाव में विशाखा नक्षत्र में है, तो आपको थोड़ा सा आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। विशाखा नक्षत्र जो है बद तारा में आता है। बद का मतलब आप जानते हैं कि मौत नहीं होती है, लेकिन हाँ ये बात है कि आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में ये डाल देते हैं। जब बद तारा में कोई भी नक्षत्र का परिवर्तन होता है, आप उसमें बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। 11th भाव से है, इसलिए धनहानि हो सकती है, मित्रों से थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, और इनकी एक दृष्टि जो 11th भाव से 5th भाव में पड़ेगी, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो वहाँ आपका हो सकता है कि आपका मन जो है विचलित हो जाए, और गलत जगह, गलत कंपनी में आपको धकेल सकते हैं। तो स्टूडेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर और ग्रह आपके फेवर में है तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, देश विदेश के लिए भी जा सकते हैं। जो मतलब विशाखा नक्षत्र वाले थोड़ा सा अपनो संयमित रखते हैं, अपना आचार विचार अच्छा रखते हैं, और इसके साथ साथ अपने संग में काम करने वाले या अपने बॉस हैं, उनसे अगर आप मिलके चलते हैं तो आपको धन लाभ भी कराएंगे। 11th भाव किसका होता है? आपके धन का मतलब सोर्स ऑफ इनकम का होता है। तो ऐसा अगर मान के चलें तो उस तरह से भी आपको फिर थोड़ा सा फायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा मतलब फायदा कम, नुकसान ज़्यादा रहेगा इस समय। अब अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है और वृश्चिक राशि है, तो आपको साधक तारा में इनका प्रवेश होगा, जो काफ़ी अच्छा है कुछ चीज़ों में। जैसे साधक का मतलब होता है साधना, आपकी जो पहले की जो साधना करी हुई उसके फल मिलेंगे। और 11th भाव में है, इसलिए मित्रों का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा इनकम, अनेक तरह की उपलब्धियां, जैसे मान सम्मान, आपकी अगर कोई पुराना रोग आपको परेशान किया जा रहा था उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कोई रुका हुआ धन आपने सोच लिया था कि ये वापस नहीं मिलेगा, वो रुका हुआ धन लंबे समय से अगर आपको इसकी प्रतीक्षा थी, वो सब काम इस समय होंगे। संतान की समस्याओं का हल होगा, आपकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने वाली हैं। खुश होने का समय है अगर आप इस नक्षत्र के अनुराधा नक्षत्र, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र वैसे शनि का है, तो इसलिए थोड़ा सा व्यवधान डालेंगे, डिले जरूर कराएंगे, लेकिन होगा निश्चित, ये बात मान के चलिए, क्योंकि 11th भाव है, आपको सपोर्ट करेगा। अब इसके बाद अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वृश्चिक राशि है, तो ये प्रत्यारी तारा हुआ, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 11th भाव जैसे मैंने बताया कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम का है, तो आपको आपके नेटवर्क से आपको परेशानी होगी, संचार माध्यम से जुड़ी हुई है उससे परेशानी हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, मिला जुला रहेगा। और संतान की ओर से भी थोड़ी सी कुछ परेशानी हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं,
उनकी समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मूल नक्षत्र वाले हैं, क्योंकि ये पित्ताधारी तारा है और वो बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। आपके जीवन के बहुत से क्षेत्र जो हैं वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। ये मैंने बताया आपकी मतलब अलग अलग राशि और अलग अलग उसके हिसाब से कि आपका कौन सा तारा आ रहा है। ये तारे का मैं अलग से भी बनाने वाली हूँ वीडियो। आपको अगर देखना है तो मैं कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए, तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको सही मालूम पड़ेगा कि ये जो मैं बता रही हूँ जन्म तारा, अति मित्र तारा, प्रत्यातरी तारा, ये सब अलग अलग उनका क्या मतलब महत्व होता है। अब सबसे ज़्यादा लास्ट में बता देते हैं कि रेमेडी, जैसे कि केतु के लिए ऐसे मानते हैं कि गणेश जी की उपासना सर्वोपरि होती है। तो आपको एक तो क्या है, गणेश जी की उपासना लगातार करना है अगर केतु के वजह से परेशानी हो रही है। और भैंसा इनका जो है वो दर्शाता है, भैंसे की योनि दर्शाती है। तो आपके अगर आसपास गाय को हरा चारा खिलाना संभव हो तो आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। और सर्व इसका हस्त नक्षत्र है तो इसका चंद्रमा का नक्षत्र, तो शिव की आराधना भी कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान, अगर नक्षत्र ऐसा है, चंद्रमा भी आपके नेटर चार्ट में मान लीजिए नीच राशि में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान जैसे चावल दान कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या है कि जो 8 महीने का जो समय है वो स्मूथली कट जाएगा। अगर महादशा अंतर्दशा भी केतु की चल रही है और अगर ये तारा भी आपके फेवर में नहीं है तो आपको बहुत सावधानी रखनी है ड्राइविंग करते समय। किसी से बोली मतलब बोल, केतु क्या है, बोली भी खराब कर देते हैं। अगर वाणी के भाव में आते हैं तो बोली से भी आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। हर्टिंग लैंग्वेज जो है वो उससे बचाव करना है। ये बात हर किसी पे लागू होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप पर्टिकुलर आप पे ही लागू हो। तो देखिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए ताकि मैं उसमें अपने आप को और सुधार कर पाऊँ। नमस्ते और धन्यवाद।